कॉपी पे एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन किस टाइप से लिखना है, पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन आज की इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। और आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं बाबू, तो आप समझिए कि 95 कोई नहीं रोक सकता है। हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। आज की इस वीडियो में क्लास 12 के बच्चों के लिए हिंदी 2025 का ये वायरल पेपर लेके आ चुके हैं बाबू। इस वायरल पेपर को अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो समझिए कि 100 में से 95 यानी 95% आप एकदम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इस वायरल पेपर का फुल सॉल्यूशन देख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी मिलती है सेम वही कॉपी, वैसे ही कॉपी पे एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन किस टाइप से लिखना है, पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। और आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं बाबू, तो आप समझिए कि 95 कोई नहीं रोक सकता है। तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल पर नए सब्सक्राइब करके फटाफट से जुड़ जाइए। ऑल सब्जेक्ट की बेस्ट तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो पेपर आएगा 2025 का सेम इसी फॉर्मेट में और ऐसा ही रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कॉपी है इसका एक एक चीज हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले पेपर के बारे में जानेंगे तब कॉपी पे चलेंगे। देखिए यहाँ पेपर में अनुक्रमांक यानी रोल नंबर डालने के लिए ऐसे ही सेम आएगा। और यहाँ पे नाम यानी कि कहीं भी आपका पेपर गुम हो जाता है तुरंत इस रोल नंबर और नाम के थ्रू मिल जाएगा, ठीक है, इसलिए दे दिया जाता है। पृष्ठों की संख्या रहेगा यहाँ पे सारा कोड रहेगा, पेपर कोड जैसे 348 DI कोड है ना, इसी तरीके से सेम आपका भी आएगा बाबू, ठीक। यहाँ पे सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए रहेगा और कुछ बच्चों का साहित्यिक पेपर भी होता है। तो यहाँ पे सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए समय 3 घंटे 15 मिनट सभी बच्चे जानते हैं। समय के बाद जो आपका मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है 100 नंबर का पेपर। अब इसी पे फोकस करके आपको तैयारी बेहतर करना है। निर्देश भी दिया है, बहुत सारे बच्चे निर्देश नहीं पढ़ते हैं और डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है। फर्स्ट नंबर देखिए 15 मिनट जो बच्चों को दिया गया है ये मतलब कि प्रश्न पत्र पढ़ लीजिए, कहीं क्वेश्चन गलती तो नहीं है, कौन सा क्वेश्चन हार्ड है कौन सा इजी है उसके अकॉर्डिंग आप मैनेज करके सॉल्यूशन स्टार्ट करें, ठीक। इसके बाद दूसरा, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड रहेंगे, क और ख, सभी लोग जानते हैं। यहां से खंड क स्टार्ट होगा और एक एक क्वेश्चन का इस कॉपी में सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले बाबू देखिए खंड जो क आएगा ये 50 नंबर का आएगा। और इस 50 नंबर को कैसे सॉल्व करना है, खंड क वाले क्वेश्चन को खंड क में ही करना है। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, खंड क वाले क्वेश्चन को खंड ख में भी ले जाके गलती सॉल्व करते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करना है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को फटाफट से टिक कर लेते हैं। यहाँ पे डिप्टी कलेक्टरी के लेखक कौन है, यहाँ पे क्वेश्चन और फर्स्ट का इसमें देखिए बाबू 4 विकल्प ऐसे ही रहेगा, आपको भी ऐसे सही करेक्ट आंसर चुनना है। यानी कि डिप्टी कलेक्टरी के लेखक कौन है, वासुदेव से अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, अमरकांत, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा बाबू अमरकांत। अब इसको कॉपी में कैसे लिखना है ये सारी चीजें आज की ही वीडियो में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे कॉपी पे चलते हैं, ये तो आपको बहुविकल्पी फटाफट से करा देंगे 1 मिनट में सारे क्वेश्चन। यहाँ पे आइए, आपका जो कॉपी रहेगा सेम इसी तरीके से इंटरमीडिएट का रहेगा, कुछ फॉर्मेट चेंज हो सकता है लेकिन सारा चीज फॉर्मेट भरने वाला सेम टू सेम रहेगा, इधर का उधर रह सकता है लेकिन सेम ऐसा ही कॉपी आएगा। जैसे पहला है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैं लिख दिया हूं 33 10, यहाँ पे 83 20 11, ये आपका अंकों में रोल नंबर हो गया क्योंकि 10 डिजिट का आपका रोल नंबर आएगा। इसी चीज को बोला है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में भी लिखिए, यहाँ पे दहलाकर नहीं लिखना क्योंकि ज्यादा शब्द हो जाएंगे तो यहाँ पे मतलब कि जगह ही नहीं बचेगा, इसलिए एक एक शब्द में इसको मतलब लिख देना। जैसे 3 3 2 बार है, 3 3 1 0 8 3 2 0 1 1, मतलब ऐसे करके इस चीज को आप लोग लिख लेंगे। बहुत सारे बच्चे को पहले से जानकारी होगी। यहाँ पे देखिए तीसरा है विषय एवं प्रश्न पत्र, यहाँ पे विषय प्रश्न पत्र कोड सारा चीज इसी में दे दिया है। जैसे विषय है आपका हिंदी का, यहाँ पे हिंदी लिख सकते हैं या सामान्य हिंदी लिख सकते हैं। इसी तरीके से प्रश्न पत्र में केवल डालेंगे क्योंकि आपका हिंदी का केवल होगा, इंग्लिश का भी केवल होगा, सारे क्वेश्चन 5 ही पेपर होते हैं। इस तरीके से यहाँ पे लिखा है संकेत, प्रश्न पत्र पे संकेत जो होता है, जैसे कि यहाँ पेपर रहेगा बाबू सामने, यहाँ पे 348 DI कोड है ना, इसी तरीके से आपको भी पेपर मिलेगा उसमें रहेगा। यहाँ पे 348 DI कोड ऐसे ही सेम भरना है। आगे चलेंगे, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, परीक्षा का दिन, मान लीजिए कि आपका एग्जाम है शुक्रवार को, एग्जाम्पल के रूप में लिया हूँ, ठीक। परीक्षा तिथि एवं पाली 21/2/2025 लिखे, इस तारीख को आपका सपोज कीजिए कि पेपर है, 21 तारीख से पेपर स्टार्ट हो गया हिंदी का। यहाँ पे देखिए पाली पूछा है ना, तो इंटर वालों का यहाँ पे क्या होता है बाबू, द्वितीय पाली। अगर
वही 10th वाले बच्चे होते तो यहाँ प्रथम पाली हो जाता, ठीक है ना। इस तरीके से साफ साफ कवर पेज को भरना है और कहीं भी ओवर राइटिंग इस पेज को नहीं करना है, काट पीट नहीं करना है, काट पीट करके बनाना नहीं है, साफ साफ आराम से थोड़ा टाइम लगा के देना है इस पे। यहाँ पे केंद्र का नाम जैसे कि 1041 रेवती इंटर कॉलेज रेवती बलिया, ये आपको ऐसे एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, वो चीज़ आपको भरना है। यहाँ पे देखिए परीक्षा कक्ष जो है आपका रूम नंबर कितने में पड़ा है, ये चीज़ आपको भरना है। कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम स्पष्ट हस्ताक्षर, यहाँ पे आपको कहीं भी टच नहीं करना है। जो गार्डिंग लिया होगा, पेपर दिलवा रहा होगा, वही यहाँ पे पूरा जांच करेगा सही गलती, तब जाके अपना साइन करेगा, ठीक। आपको इस पर टच नहीं करना है। दिनांक वही डाल देगा या आप भी डाल सकते हैं, ठीक, जिस तारीख को आपका पेपर है। ये सारी चीज आपको अच्छे से साफ साफ बिना ओवर राइटिंग के करना है। अब मेन स्टार्ट होता है आपका यहाँ से कॉपी, यहीं से आपका एग्जामिनर जो है पूरा फुल नंबर देने की तैयारी में लग जाता है। आराम से देखिए बाबू, कैसे कॉपी को अच्छे से लिखना है। सभी बच्चों में आपके सामने बहुत सारे बच्चे बैठे रहेंगे, उनमें से आपको यूनिक होना चाहिए, मतलब सभी बच्चों में एक यूनिक कॉपी होना चाहिए, तभी जाके फुल स्कोर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे खंड क लिख रहे हैं ना, यहाँ से क्या करेंगे, खंड क डालेंगे। क्या डालेंगे बाबू, खंड क डाल लीजिएगा, और अंडरलाइन करने का अगर टाइम मिलता है तो अंडरलाइन कीजिएगा, नहीं तो क्वेश्चन मत छोड़िएगा, मतलब कि टाइम इतना ज़्यादा इस पे देना भी जरूरी नहीं है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, डिप्टी कलेक्टरी के लेखक कौन है, तो अमरकांत सिंह। पहला क्वेश्चन क का तीसरा विकल्प सही है ना, तो आराम से एक क्वेश्चन समझ लीजिए, सारा क्वेश्चन कर लेंगे। इससे पहला के यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डाल लीजिएगा, ऐसे पहला हो गया। इसमें 5 क्वेश्चन हैं बाबू, देखिए क ख ग घ अंग, ऐसे पहला की क का तीसरा विकल्प सही था अमरकांत, तो ऐसे ही आपको भी क्या करना है प्यारे बच्चों, पहला का क का तीसरा यहाँ पे विकल्प, ऐसे ही सारे क्वेश्चन को जो जो सही है आराम से लिख लेंगे। देखिए दूसरा है संस्मरण विधा की रचना है, दीप जले शंख बजे बाजे पहलिया के घुंघरू, अरे यावर रह गया तब की बात और थी, तो दीप जले शंख बजे पहला विकल्प सही है। इसी तरीके से आराम से ख का पहला लिखेंगे, दीप जले शंख बजे। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को आराम से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। इस वायरल पेपर को आराम से एक बार पढ़ लीजिएगा, आराम से 2-3 बार देखिएगा इस वीडियो को अच्छे से। यहाँ पे वारिस कहानी संग्रह है, किसकी है बाबू, जैसे कि आपको मैं बता दूं, यहाँ पे ग नंबर भी क्वेश्चन है इसमें। आलोचनात्मक कृति कालिदास की ललित योजना के लेखक कौन है, हरिशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पे जो तीसरा विकल्प है ग का, यहाँ पे देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसी तरीके से आराम से डाल लेंगे, सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन के साथ बता देता हूं। वारिस कहानी संग्रह किसकी है, यहाँ पे देखिए मोहन राकेश। आराम से एक एक क्वेश्चन को आराम से ऐसे ही करना है बाबू, ठीक। अब यहाँ पे हरिशंकर प्रसाई की रचना कौन सी है, कल्प वृक्ष, पहला विकल्प सही है। तो इसी तरीके से अंग का पहला है कल्प वृक्ष। इस तरीके से अगर करते हैं तो यहाँ से गद्य साहित्य से 5 नंबर क्लियर हो गया। ऐसे ही यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, देख रहे हैं ना कि कमैनी में स्वरूप की संख्या कितनी होती है, सबको मालूम है कि 15 होता है ना बाबू, तो यहाँ पे तीसरा विकल्प सही है। इसके बाद वैदेही वनवास के रचयिता कौन है, मैथिली सरगुप्त, महादेव वर्मा, अज्ञेय जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, यहाँ पे चौथा विकल्प सही है। तार सप्तक के प्रकाशन किस वर्ष में हो, 1959 में। इस तरीके से सारे बहुविकल्पी पहले टिक कर लेते हैं, तब कॉपी पे चलते हैं, ठीक। सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था चिदम्बरा पे, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, यहाँ पे 2 ऑप्शन से जिसमें से नहीं है। यहाँ पे देखिए पृथ्वी पुत्र। तो इस तरीके से दूसरा का जितने भी क्वेश्चन हमने किया है इसी तरीके से मैं लिख दिया हूं। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिखिएगा आराम से, पहला कि क ख ग घ अंग 5 है ना, क का तीसरा विकल्प सही है 15, ख का चौथा था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यहाँ पे ग का एक चीज मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए मिस्टेक से लिखा है, ताकि वहीं पे आपको इंडिकेट करके समझा दूं कि बाय द वे आपका कोई क्वेश्चन बहुविकल्पी हो या कोई भी गलती हो जाता है तो आप उसको क्या करेंगे, काटेंगे या ज्यादा मतलब भाड़ भूल करेंगे, ऐसी चीज नहीं करना है। जैसे यहाँ पे देखिए ग नंबर है ना दूसरा, यानी कि तीसरा सप्तक प्रकाशन वर्ष 1959 में हुआ था, जबकि मैं चिदम्बरा लिख दिया हूँ। यहाँ पे 1959 आपको क्या करना है बाबू, यहाँ पे जो गलती हुआ इसको बीच से एक बार क्रॉस का एक लाइन खींच देना, बीच से कट हो गया। अब उस चीज को 1959 आपको पेन से लिखना है, ठीक है, 1959 इस तरीके से ईस्वी।
इसलिए मैं बना दिया हूँ कि मान लीजिए कोई आपका गलती हो जाए तो बहुत सारे बच्चे इसको ज़्यादा भाड़-भूड़ करते हैं, काट-पीट करके काला कर देते हैं। ऐसी गलती नहीं करना, एक बार बीच से लाइनें खींच के क्रॉस कर दीजिए, आगे उसका आंसर लिख दीजिए। कर लेंगे? चलिए, इस तरीके से पाँचों आपका बहुविकल्पी हो गया ना, सुमित्रानंद पंत हो तो चिदम्बरा पे मिला था, इस तरीके से दूसरा विकल्प सही था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हो, रामधारी सिंह दिनकर, यहाँ पे देखिए पृथ्वी पुत्र, आराम से कर लेंगे। तो यहाँ से पद्य साहित्य से भी 5-5 करके 10 नंबर केवल बहुविकल्पी से कंप्लीट हो गया। अब मेन स्टार्ट होता है फॉर्मेट बाबू, यहाँ से तीसरा नंबर क्वेश्चन से कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 10 नंबर का गद्यांश आता है, 2 गद्यांश रहता है, किसी एक को करना होता है। अब बहुत सारे बच्चे को जानकारी नहीं होता, दोनों गद्यांश सॉल्व कर देते हैं, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे पहले ही लिख दिया होता है कि किसी एक को करिए। लिखा है ना कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो या मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलित से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों से क्या है, पृथ्वी का पुत्र है। तो कैसे आप पहचानेंगे किस चैप्टर से ये गद्यांश है? चैप्टर का एक कीवर्ड मिलेगा कहीं ना कहीं, जैसे कि देखिए यहाँ पे राष्ट्र लिखा है बाबू, तो राष्ट्र का स्वरूप जो आपका चैप्टर है उसी से इसको दिया गया है, पहचान लिए ना। आप इसको कर लीजिए या यहाँ पे अथवा में भी एक और गद्यांश दिया है, इसको कर सकते हैं, लेकिन किसी को करना। चलिए पहला को बता देता हूँ कैसे करना है। चले आइए आराम से एक एक चीज आप समझिए। हिंदी में एकदम 95 कोई नहीं रोक सकता। आराम से अगर चीजें समझेंगे पढ़ेंगे तो एकदम स्कोर करेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 3 का यहाँ पे क लिखेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इस दोनों गद्यांश में से कौन सा आप गद्यांश सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए आपको संकेत डाल देना है कि हाँ सर मैं इसको किया हूँ। जैसे मातृभूमि पर डॉट डॉट करके का पुत्र है, यहाँ पे यही चीज शुरू में और लास्ट वाला इस संकेत डाल दिया। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा अभी और है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं कि माता भूमिया पुत्रम पृथ्व्या, भूमि माता है और उसका पुत्र हूँ, ठीक है। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है और इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। आराम से कर लेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन पहला है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए कि किस पाठ से है। अब इसके बाद चलिए एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला का इसका संदर्भ भी लिख सकते हैं या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, शीर्षक का नाम, राष्ट्र का स्वरूप, लेखक इसके कौन है, तो लेखक का नाम ब्लैक पेन से, और वासुदेव अग्रवाल, इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी नंबर नहीं कटेगा। या इसका संदर्भ लिख सकते हैं कि यह प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, यानी कि हिंदी गद्य, मतलब कौन सा, हिंदी गद्य में संकलित राष्ट्र के स्वरूप और जिसके राइटर, जिसके लेखक वासुदेव अग्रवाल जी हैं, इसके द्वारा उद्धृत है। तो इस तरीके से भी बना के लिख सकते हैं आप संदर्भ हेडिंग, ठीक है। इसमें दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लेखक ने राष्ट्र का दूसरा अंग किसे कहा है। इसी में लिखा है बाबू कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। इसी गद्यांश में से सारा क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य एक राष्ट्र का दूसरा अंग है, सीएम इसी में से देना है आंसर। तीसरा है कि राष्ट्र का स्वरूप कैसे संपादित होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे कि पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलित से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। कर लेंगे ना, आराम से चीजें समझिए, इसी में से देना है आंसर। चौथा है लेखक के अनुसार राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है। यहाँ पे देखिए लिखा था ना, यहाँ पे क्या लिखा है कि राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, और पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। यहाँ पे दिया है कि जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है, इसी में दिया है। आराम से मिला के एक एक चीज को डिफाइन कर देना है, ठीक है। चलिए देखिए इसमें लिखेंगे कि जन के हृदय में इस पुत्र, यानी कि यहाँ पे देखिए माता भूमि पुत्रो पृथ्व्यः भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ और अनुभव ही राष्ट्रीयता की क्या है, कुंजी है। इतना भी लिख सकते हैं या इसका आंसर एक लाइन में भी लिख सकते थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए 5 नंबर, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे लिखा है जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है और पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का एक पुत्र है।
इसी अंडरलाइन का भाव क्या होगा हिंदी में, इसको व्याख्या करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे 5 नंबर का रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल के लिख सकते थे, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेखक के अनुसार जन के कारण ही, जन मतलब होता है लोग, लोगों के कारण ही पृथ्वी जो है मातृभूमि का संज्ञा प्राप्त करती है। जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है उसी प्रकार पालन पोषण, थोड़ा सा और इसमें लिखेंगे बाबू, आगे आगे समझिए, पालन पोषण, ठीक है ना, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न यानी अन्न देती है। इसी धूल में हम खेल कर बड़े होते हैं, इसकी हवा में हम सांसें लेते हैं। पृथ्वी एक माता के ही समान हमारा पालन पोषण करती है, अतः पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे वर्षों में पृथ्वी का एक पुत्र है। इस तरीके से इसकी व्याख्या कर देंगे, इस अंडरलाइन का आराम से आपका 10 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो अथवा वाला कर लीजिए, मेन वाला कर लीजिए, किसी एक को करना होगा। मैं एक एक इस पेपर का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आपको इस पेपर का पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे सेंड करूंगा, आप लोग पूरा अपने से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अथवा वाला। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पे बाबू, कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 10 नंबर का ये भी आता है, यहाँ पे 2 पद्यांश दिया है। सपोज कीजिए कोई आपको एक ही को करना है, तो यहाँ पे लिखा है नील परिधान बीच सुकुमार, फूल रहा मृदुल अधखिला अंग, खिला हो ज्यो बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम, बीच जब घिरे हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भी दिखाई देता हो छवि धाम। इस प्रश्न को कर लीजिए, इस मतलब कि पद्यांश को कर लीजिए, या नीचे एक अथवा में भी दिया है, इसको भी कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि 4 नंबर का अथवा वाला आपको सॉल्व करना है पेपर में, कैसे इसको डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, ये चीजें समझना होगा। चलिए इसको मैं बता देता हूँ। लज्जाशिला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, अथवा वाला सॉल्व करा देता हूँ इस वीडियो में। ठीक है, और मेन वाला आप अपने से कर लेना। ठीक, होने देना विकृति वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी भी श्रमी वह गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलनताएं मिटाना, कोई क्लांतक कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतंगा को। आपने इससे पढ़ा, इस पद्यांश को पढ़ा, और कैसे पता चले किस मतलब चैप्टर से दिया है, इसके राइटर कौन है। जब तक इसको 2-3 बार नहीं पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि गद्यांश में ट्रिक होता है लेकिन इसमें ट्रिक नहीं है। पद्यांश में यहाँ पे कोई मतलब चैप्टर का यहाँ पे अंश नहीं मिलेगा, तो आपको आराम से इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो अपने आप ही अनुभव हो जाएगा पहचानने का। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले अथवा वाला क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान रखिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 4 लिखेंगे, ख नंबर है इसका, अथवा वाला कर रहे हैं बाबू। ठीक है, इसका अथवा वाला कर रहे हैं ना, लज्जा शिला पथिक डॉट डॉट करके मिटाना, ये आप संकेत डाल देंगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कौन सा आप क्वेश्चन किए हैं गद्यांश में, अरे सॉरी पद्यांश में। पहला क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है बाबू, ध्यान समझिएगा, कि दिए गए पद्यांश की कवि और कविता का नाम बताइए। पहला में इसमें यही पूछा है कविता कौन सी है और कविता के कवि कौन है। यहाँ पे कवि का नाम बता देते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय, और क्या चैप्टर लिखे हैं कविता का नाम, पवनदूती का। इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसी को संदर्भ लिखने के लिए बोल दे तो संदर्भ लिख सकते हैं, जिस टाइप से पूछेगा उस टाइप से आंसर दे दीजिएगा। ठीक, यहाँ पे दूसरा है, राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है। तो ये जो है यहाँ पे लिखेंगे दूसरा नंबर की, राधा जो है पवन दूतिका से कह रही है कि यदि मार्ग में कोई लज्जाशिला पथिक स्त्री दिखाई दे तो उसके वस्त्र को मत उड़ाना, यानी थकी हुई प्रतीत हो तो उसे उसकी थकावट को दूर कर देना। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसकी व्याख्या को आराम से कर लेंगे। ठीक है, अब यहां से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना बाबू। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या है कि इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है, चरित्र का बारे में। तो इस पद्यांश में कवि ने एक ओर राधा की विरह व्यथा का चित्रण किया है, तो दूसरी ओर उन्हें समाज की पीड़ा से भरी यानी कि व्याकुलता दिखाया है। इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर दे देंगे, आराम से याद कर लीजिएगा। 5 नंबर यहाँ पे देखिए 4 नंबर, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है, इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। तो इस पद्यांश में बताएंगे कि मानवता के बारे में, यानी मानवीकरण एवं
उपमा अलंकार को दिखाया गया है। ठीक है, इस तरीके से आप भी आंसर लिखेंगे आराम से एक चीज को। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यहाँ पे लिखा है ना, रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए बोला है, तो वहीं से 3 लाइन है बस। होने देना विकृति वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमी व गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल की मुलनताएं मिटाना। इस 3 लाइन की व्याख्या बताना है कि क्या कह रहा है ये लाइन। आराम से यहाँ पे लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, चीजें लिख देंगे उसका भाव कि राधा पवन को समझाती है कि तुझे मार्ग में लज्जाशिला पथिक महिला दिखाई देती है, अतः तुझे उनका मान सम्मान करते हुए ही आगे बढ़ना है। ठीक है, वो लाइन कह रही है, तू कहीं अपनी चंचला का प्रदर्शन करते हुए उनके वस्त्रों को उड़ाकर उनके कोमल यानी कोमलांगों को अनावृत्ति मत कर देना। ऐसी चंचला किसी भी दृष्टि से न हो तो उचित है, और न यहाँ पे देखिए क्षम्य ही है, यानी क्षमा करने के लायक नहीं है। यदि यहाँ पे देखिए इस लाइन को पढ़ेंगे, होठों की और कमल की मलनताएं मिटाना, कह रहा है कि यदि थकी हुई हो तो उन्हें गोद में उठाकर शांति प्रदान करना, और उनके होठ और कमल जैसे मुख पर आई हुई यानी कि मलनता को मिटा देना, यानी दुख जो भय है उसको हटा देना। इस लाइन का भाव हो जाएगा। अब यहाँ से अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से 5 नंबर का क नंबर ध्यान दीजिए, क्या पूछा है पेपर में कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 80 शब्दों में बताना है। 5 नंबर का पेपर में आता है साहित्यिक परिचय। वासुदेव अग्रवाल जी हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम। किसी तीनों में से एक ही के टॉपिक पे एक ही के जीवन परिचय लिखेंगे, मतलब लेखक के। जैसे पहला है वासुदेव अग्रवाल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और हजारी प्रसाद द्विवेदी, दोनों को अच्छे से पढ़ लेना, काम खत्म। चलिए पहला नंबर जो वासुदेव अग्रवाल है, इनका मैं बता देता हूं कि जीवन परिचय कैसे याद करना है, क्या क्या मेन पॉइंट होता है वहां पे ध्यान देना है। प्रश्नोत्तर संख्या 5 की क वासुदेव अग्रवाल जी के आप यहाँ पे लेखक हैं, इनका जीवन परिचय लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे जीवन परिचय, लिखेंगे वासुदेव सरल अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। देखिए सबसे पहले इंडिकेट करेंगे किस सन में जन्म हुआ, उसको ब्लैक पेन से लिख लीजिएगा, एग्जामिनर विशेष करके ध्यान देता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। इन्होंने अल्पज्ञ, यहाँ पे देखिए सॉरी अल्पज्ञ नहीं अल्पायु है, मतलब कम उम्र बोलते हैं, अल्पायु में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए और डीलिटी की उपाधि जो है प्राप्त किया, तो ये लखनऊ से किया। अब इनके अध्ययन और यानी कि पुरातत्व विभाग में विशेष रुचि के कारण ही इन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने पुरातत्व एवं प्राचीन मतलब पुराना इतिहास विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत सौंप दिया। ठीक है ना, यानी कार्य पे रख लिया। देख लीजिए इन्होंने बड़ा योगदान किया अपने लिए। अब देखिए माँ सरस्वती का यह अमर पुत्र हिंदी साहित्य का सेवा करते हुए 1967 ईस्वी में भारत माँ के चरणों में विलीन हो गए। इस तरीके से इनका जो है जीवन परिचय आराम से लिख लेंगे, यहाँ से आपका 2 नंबर मिल जाएगा। जैसे ही साहित्यिक परिचय लिखेंगे, रचना लिखेंगे, तो यहाँ से भी 3 नंबर मिलेगा। तो आराम से ये सारी चीजें आपको आराम से समझ के लिखना होगा, एक एक पॉइंट कीमती है। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कृतियाँ कि डॉक्टर अग्रवाल ने निबंध रचना शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, जैसे पृथ्वी पुत्र, कल्पता, कल्प वृक्ष, मातृभूमि, यहाँ पे देखिए वागधारा आदि। इन सभी ये क्या है, उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद इनके निबंध संग्रह इस टाइप से, जैसे पाणिनि काल, यहाँ पर देखिए पाणिनि कालीन भारत। अब यहाँ पे देखिए इनका विधतापूर्ण शोध ग्रंथ हैं, और डॉक्टर अग्रवाल ने जैसी कृति यानी पद्मावत का संपादन किया। आराम से ये सारी चीजें लिख देंगे। और इनके अतिरिक्त इन्होंने पाली, संस्कृत और प्रकृत के भी कई ग्रंथ संपादित किए हैं। इस तरीके से इनका पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ से भी 3 नंबर, 3 2 5 नंबर आपका है जीवन परिचय पे मिल जाएगा। बोलते हैं साहित्यिक परिचय,
ये आपके लेखक थे। यहाँ पे भी लिखा है ना 5 के ख, ये साहित्यिक परिचय कवि का है बाबू। 5 नंबर का ये भी आता है। मैथिली शरण गुप्त हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं। अब यहाँ पे एक और है, देखिए ध्यान से, जयशंकर प्रसाद। तो ये तीनों में से मैं एक मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में बता देता हूँ, आराम समझिए। और इस पेपर का फुल सॉल्यूशन का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे देंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट से जुड़े रहेंगे। ऐसे इंग्लिश का भी सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, फटाफट से देखते रहिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 5 की ख देखिए, ऐसे लिखेंगे। मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय दे रहे हैं, तो इस तरीके से हेडिंग में टॉप में लिख लीजिएगा। जीवन परिचय हेडिंग डालिएगा बाबू। लिखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चीर गांव में हुआ था। इस तरीके से सन को ब्लैक पेन से इंडिकेट कर लीजिएगा। और इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त थे, बोल सकते हैं। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। गुप्त जी पर अपने माता पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा था। ठीक है, जैसे गुप्त जी थे ना, उनके माता पिता का पूरा प्रभाव उन पे पड़ गया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी उन्हें काफी प्रेरणा मिली थी। मतलब आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से काफी ये सीखे थे, और उसी का असर इन पे भी दिखता है। आगे लिखेंगे, गुप्त जी विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। अब यहाँ पे जिससे बताया, साकेत महाकाव्य पर उन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है। ये सारी चीजें आपको लिखना पड़ेगा पेपर में। भारत सरकार द्वारा गुप्त जी की क्या हुआ, साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। ये सभी चीजें लिखेंगे। और जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे। और 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को माँ भारती का यह महान साधक स्वर्ग में विलीन हो गए। इतना जीवन परिचय आराम से लिख लीजिएगा। और थोड़ा सा इनका साहित्यिक परिचय भी दे देना है, जैसे कि साहित्यिक सेवाएं, यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा। और लिखेंगे क्या बाबू, साहित्यिक सेवाएं में कि गुप्त जी का झुकाव गति काव्य की ओर था। ठीक है, गति काव्य और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इस तरीके से लिख लेंगे। इसके बाद इन्हें साकेत महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है। इस तरीके से लिख लेंगे। थोड़ा सा साकेत लिखेंगे कि यह उत्कृष्ट महाकाव्य है, जो श्री रामचरितमानस के बाद राम काव्य का प्रमुख स्तंभ है। ये आपके साकेत हो जाएगा। साहित्य में स्थान इनका क्या था, थोड़ा सा ये भी चीज लिखेंगे, क्योंकि एक एक नंबर बचाना है तो पूरा अच्छे से लिखना पड़ेगा। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। और खड़ी बोली को काव्य के सांचे में ढालकर परिष्कृत करने का जो असाधारण कौशल इन्होंने दिखाया, वह अविस्मरणीय रहेगा, जिसको भूला नहीं जा सकता। और इन्हें राष्ट्र को जगाया, इन्होंने क्या किया, राष्ट्र को जगाया है और उसकी चेतना को वाणी दी है। इस तरीके से आप लिख लेंगे। पूरा जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ से काम तमाम होता है। आगे थोड़ा सा चलते हैं, बस 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पंचलाइट तथा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। 80 शब्दों में इसको भी देना है। यहाँ पे ध्रुव कहानी के उद्देश्य, यानी 3 टॉपिक दे दिया है। पंचलाइट पे लिख लीजिए, या बहादुर पे लिख लीजिए, या ध्रुव यात्रा। तीनों में से किसी एक के विषय पे सारांश लिखना है। 5 नंबर की ये भी बात है। चलिए, पंचलाइट पे बहुत सारे बच्चे फोकस करते हैं कि हम इसको याद कर लें। पेपर में काफी बार पेपर में मतलब आता है। अच्छे से देखिए कैसे इसको याद करना है। कहानी के रूप में आपको समझा देते हैं, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले बाबू प्रश्नोत्तर संख्या 6 लिखिएगा। इस टाइप से पंचलाइट के बारे में लिख रहे हैं तो टॉप में ऊपर पंचलाइट लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे बाबू कि पंचलाइट के बारे में लिखेंगे। पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, ये बहादुर जो है ना, सॉरी, ये पंचलाइट जो है एक बिहार की कहानी है। महती टोली में अशिक्षित लोग हैं, उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। उसी पेट्रोमैक्स को क्या बोलते हैं, पंचलाइट। आगे देखिए, पंचलाइट को क्या बताएंगे। पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सामान की चीजें समझते हैं, मतलब उनके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं तो उस सामान की ही चीजें समझेंगे।
पंच लाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है, जो सरदार है, मुखिया है, वहाँ का प्रधान है, आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर लें, यानी जलाना है उसको तो उसको पूजा पाठ करा लिया जाए। सभी उत्साहित, परंतु समस्या उठती है, सभी लोग उत्साहित हैं कि जलाया जाएगा, लेकिन समस्या उठती है कि पंच लाइट आखिर जलाएगा कौन, किसी को मालूम नहीं था उसके बारे में। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। इसे टोली में, यानी इस टोली में गोधन नामक का एक युवक है, ठीक है, और गांव की मुनरी नामक, देखिए एक लड़की का नाम है मुनरी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू, मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से गाना गाकर निकलता है गोधन, और इस कारण पंचों ने इसे जाति से निकाल रखा है। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है, वह चतुराई से पंचों तक यह बात बता देती है, ठीक है, और पंच गोधन को दोबारा जाति में शामिल कर लेती है। और मुनरी की माँ गुलरी, ठीक है, काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण भी दे देती है, और पंच भी अधिक उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सालीम का गाना। देखिए इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको। और पंच लाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं, यानी कि गोधन जो है पंच लाइट को जला देता है, इसके बाद पंच लाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं। और कहानी का कथानक सजीव है, मतलब आज भी जीवित है, कि इस कहानी में आंचलिक जीवन का सजीव की झांकी को प्रस्तुत किया गया है। तो इस तरीके से बाबू आपको पंच लाइट के बारे में आराम से लिखना है, 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, थोड़ा सा आगे आप चलते हैं, 7 नंबर समझा देते हैं, इसके बाद जो है खंड ख आपको बताएंगे कैसे मिलेगा। यहाँ पे देखिए, 100 पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द इसमें भी 80 शब्दों में लिखना है, 5 नंबर मिलेगा इस पे। आपको एक चीज बताऊंगा बाबू, ये जो आप 7 नंबर स्वपठित देख रहे हैं ना, ये जिला में आता है। एक जिला में, मान लीजिए मैं बलिया जिला से हूँ, तो बलिया जिला में मतलब कि बलिया जिला हो गया, मतलब 5 से 7 जिले को एक मतलब कॉमन बना लेता है। 5 से 7 जिलों को जोड़ करके उसमें ये क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन डाल देता है। आप किस जिले से हैं उस जिले के हिसाब से आपका क्वेश्चन आता होगा, उस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। इसके लिए मैं बता दिया हूँ, कमेंट में अपना जिला कमेंट कर देना, ठीक। और इसमें मैं किस जिले का सोल्यूशन कराऊं इसमें नहीं बता पाया हूं, तो आप लोग मतलब इसमें कमेंट कर दीजिए किस जिले से हैं, उसके लिए मैं बता दूंगा वहीं पर रिप्लाई की। आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक। अब देखिए यहाँ से जो आपका खंड ख दिख रहा है बाबू, यहाँ से खंड ख जो है अगली वीडियो में लेके आएंगे। अभी आप लोग कमेंट में बताइए कि सर नेक्स्ट वीडियो में मतलब खंड ख सोल्यूशन करा दिए। बहुत सारे बच्चे नहीं देख पाएंगे लॉन्ग वीडियो को, तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और आपको इसका पीडीएफ जो है फुल सोल्यूशन के साथ पेपर का डीके सर क्लासेस जो है टेलीग्राम वहां पे सेंड करेंगे। देखिए डीके सर क्लासेस जैसे ही आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे बाबू, वहां पे जुड़ जाएंगे, ज्वाइन होंगे, वहां पे सारा पीडीएफ सेंड करेंगे, पेपर से पहले सारा मतलब हैंड रिटेन नोट्स भी वहां पे सेंड करेंगे। जुड़ जाइए फटाफट से, और खंड ख के लिए कमेंट कीजिए, खंड ख के लिए सर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाइए। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, पूरा सॉल्यूशन हम करा दिए हैं, बस आप लोग कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।